नमस्कार और स्वागत है हमारे इतिहास के अध्याय में। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं जिनका नाम है राजा और उनके राज। दोस्तों, आप सेकंड चैप्टर का नाम देख सकते हैं, राजा और उनके राज। दोस्तों, इस अध्याय में हम नए राजवंशों के उदय, उनके शासन प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विकास के बारे में जानेंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसको अच्छे से पढ़ते समझते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले कुछ प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। दोस्तों, इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए, आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। ये मैप या यूं कहें कि मानचित्र 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का है। इसमें आपको प्रमुख राज्य देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसमें कौन कौन से हमें प्रमुख राज्य देखने को मिल रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चहमनी। दोस्तों, ये मानचित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने जो भी यहाँ पे राज्यों के बारे में पढ़ा, आप उनके लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किन किन क्षेत्र में स्थापित थे, है ना। तो यहाँ पे आप गुर्जर प्रतिहार को देख सकते हैं, यहाँ पे आप पाल को देख सकते हैं, यहाँ पे आप राष्ट्रकूट को देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप चोल और पांड्यन तथा चेर को देख सकते हैं, है ना। तो आपको बहुत सारे इसमें राज्य देखने को मिल जाएंगे। ये सारे राज्य कब के हैं? 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के ये राज्य हैं। अगर ये मैप आपको याद रहता है तो आपको इतिहास पढ़ते समय आपकी समझ अच्छी होगी कि किन क्षेत्रों में कौन से राज्य स्थापित थे, है ना। तो इस मैप को आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। नए राजवंशों का उदय। इसमें क्या बता रहा है कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, है ना। तो जो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार होते थे उनको राजा लोग प्राय मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, है ना। तो शुरुआत में क्या होता था कि जो बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार होते थे उनको राजा, सामंत या मातहत का उपाधि देते थे। लेकिन बाद में क्या होता था कि जब इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती थी या इनके पास अधिक सत्ता और संपदा हो जाती थी तो ये अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर देते थे। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसके याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, दक्कन में जो राजपूत थे वो शुरुआत में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ हुआ करते थे। लेकिन 8वीं सदी में क्या हुआ कि एक राष्ट्रकूट का जो प्रधान दंती दुर्ग था उसने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, और इनकार ही नहीं किया, उसे हराया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करके अपने आप को क्षत्रिय साबित किया और राजा बन गया। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे कंदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज सफलतापूर्वक स्थापित किए, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा कि उद्यमी परिवारों ने भी राजशाही कायम करने की कोशिश की और उन्हें सफलता भी मिली। उदाहरण के लिए देखें तो गुर्जर प्रतिहार जो हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे उन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र अपना लिया और राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किए। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यों में प्रशासन। आइए इसको पढ़ते हैं। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे
इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इन हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। दोस्तों, इस बॉक्स में क्या दिया है इसको हम पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म की करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेटी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो आप याद रखिएगा कि जो वेटी कर होता था वो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदीमाई यानी भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि के उल्लेख मिलते हैं, है ना। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेखों में हमें कई प्रकार के करों का वर्णन मिलता है, जैसा कि हमने यहाँ पे कई प्रकार के करों के बारे में पढ़ा भी। आइए और आगे देखते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि जो राजस्व वसूली था उसके पदाधिकारी जो होते थे उनमें भी हमें वंशानुगत देखने को मिलता था, साथ ही साथ सेना में भी हमें वंशानुगत देखने को मिलता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रचना की गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, है ना। तो जो प्रशस्तियां होती थी वो ज्यादातर आपको विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पे एक पढ़ने को मिल रहा है नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने बंग, अनर, मालवा, हिरात, तुरुस्क, वत्स, मत्स्य राजाओं को पराजित किया, है ना। तो ये आपको प्रशस्ति जो पढ़ने को मिला ये किसके द्वारा लिखा गया है? नागभट्ट के द्वारा, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें और बता रहा है कि राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अधिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में क्या बता रहा है कि यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों पर एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मुहर लगा हुआ है, तो इससे यह साबित होता है कि यह दस्तावेज प्रमाणिक है। दोस्तों, यहाँ पढ़ने को मिल रहा है कि भूमि के साथ क्या क्या किया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तामिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलेदान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो चोल काल में किस तरीके से जमीन का उपयोग होता था आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और आगे इसमें बता रहा दोस्तों कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया,
जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अन्य इस तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। तो दोस्तों, उस पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी, जो कि कल्हड़ द्वारा रची गई थी। दोस्तों, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। और किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी, है ना। ये आपसे कई दफा पूछा जाता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल थे। आपने ऊपर पढ़ा, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल वंशों के शासक कनौज पर शासन के या नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते थे, जिसे कि त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता था। तो इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल वंश। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा के ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि चहमान थे, जिनको कि बाद में चौहान के रूप में जाना जाने लगा, और उनका जो क्षेत्र था वो दिल्ली और अजमेर के आसपास का क्षेत्र था। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। दोस्तों, अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे वो उत्तर भारत के क्षेत्र थे। अब हम दक्षिण भारत के क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो चोल राज्य नजदीक से एक नजर उन पे डालते हैं और पढ़ते हैं। उरैऊर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया, तो इसके बारे में बता रहा है कि कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, है ना। तो जो मुटियार थे वो कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी में इन मुटियारों को हरा दिया और इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद उसने क्या किया कि वहां उसने तंजावुर शहर तथा निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चोल वंश का जो संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? विजयालय, है ना। तो इस नाम को याद रखिएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। दोस्तों, आप इस मानचित्र में चोल राज्य और उनके पड़ोसियों को देख सकते हैं। तो ये जो आपको एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको बाउंड्री मिल जाएगा, और इसके अंदर का जो एरिया है वो चोल वंश के अंदर आता था, है ना। तो आपको इतना बड़ा एरिया आप देख रहे हैं, तो ये सब चोल वंश के अंदर था, और उसके आसपास के जो राज्य थे उनके पड़ोसी राज्य थे। आप कुछ प्रमुख स्थलों को देख सकते हैं, कोची, गंगाईकोंड, चोलपुरम, तंजावुर, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप चोल वंश के विस्तार को इस मैप में देख सकते हैं। चोल वंश के बारे में और बता रहा है कि विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति
दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो आप देख सकते हैं 1985 या यूं कहें कि 1000 के मध्य की बात हो रही है कि तब में भी हमारे देश में एक बहुत ही शक्तिशाली जल सेना थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगाईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से चमत्कार हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं गंगाईकोंड चोलपुरम का मंदिर। दोस्तों आप इसकी भव्यता को देखिए कि कितना भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। चोल मंदिरों के बारे में बता रहा दोस्तों कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृतक इत्यादि। दूसरे शब्द में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो मंदिर होते थे वो केवल पूजा आराधना के स्थान नहीं होते थे, वे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। कांस्य प्रतिमाओं के बारे में बता रहा है कि ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई, आइए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी और 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धति अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। दोस्तों हमने यहाँ पे एक चोल कांस्य प्रतिमा को देखा था, है ना, कितना अलंकृत था। दोस्तों इस जलद्वार को देख पा रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं इसके बारे में कि 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार, हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। हम अपने चैप्टर में आगे पढ़ें तो बता रहा है कि स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों का व्यवस्थित करना, इन कामों को देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों के साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब बात करते हैं चोल साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे? उर कहते थे। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। दोस्तों आपको जो यहाँ पे नए नए शब्द मिल रहे हैं इनको याद रखिएगा। किसानों की बस्तियों को ऊर कहते थे तथा जो गांव के समूह होता था उनको नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे।
धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेदवेलन, अरैयार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद दिए, है ना। तो हमने चोल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में भी पढ़ा। दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है, इसमें बता रहा है भूमि के प्रकार। दोस्तों, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो जो गैर ब्राह्मण किसान होते थे उनकी भूमि को वेलन वगाई कहा जाता था। दूसरा हो गया आपको ब्राह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, है ना। तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या बोला जाता था? ब्राह्मदेय। साला भोग, साला भोग किसे कहा जाता था? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। नेक्स्ट है देवदान, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और एक और प्रकार है भूमि का जिसको हम कहते हैं पलिचदम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो इन सबको आप याद रखिएगा। आइए एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वेलन वगाई, जो किसके लिए था? गैर ब्राह्मण किसान के लिए। ब्राह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान, मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। तथा पल्लीचदम, जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि, है ना। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिलंगपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों अभिलेख और लिखित सामग्री। दोस्तों, इस बॉक्स में कुछ दिया गया है अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, आइए इसको पढ़ते और समझते हैं। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो जो सभा होता था उसकी सदस्यता की जो योग्यता थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सभा की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। और बता रहा है इसमें कि उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। साथ ही साथ जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।